कल हम लोगों ने ये देखा था कि अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसिलरेट होता है, एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर मेंटेन होता है और वेलोसिटी गेन कर लेता है। हमने ये कहा था कि यहाँ जो ट्रेजेक्ट्री है फ्री चार्ज की इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक स्ट्रेट लाइन है। फिर हमने कहा था कि अगर हम एक दूसरी ट्रेजेक्ट्री देखें जिसमें चार्ज को हम एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने दे रहे हैं तो देखते हैं कि जैसे ही चार्ज किसी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करता है वो ड्रिफ्ट होता है, डेविएट होता है फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन ट्रैक और उसका जो नया ट्रैक आता है दैट इज द पैराबोलिक। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय अ चार्ज एंटरिंग इन अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कल डायग्राम बना के आपको दिखाया था। एक प्लेट हमारे पास है, ये दूसरी प्लेट मेटल की हमारे पास है, ये हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया माइनस प्लस और जैसे ही ऐसा किया ये एंड पॉजिटिव एंड से ऐड था तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ऊपर वाली जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। से दिस प्लेट सेपरेशन इज डी एंड से द पोटेंशियल अप्लाइड इज वी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है +2 माइनस +2 माइनस +2 माइनस +2 माइनस एंड +2 माइनस, यहाँ तक डेवलप हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिख पाएंगे एज द V बाई डी, E इज इक्वल टू V बाई डी। अब अगर आपने एक चार्ज Q जो मास m का है तो उसको फेंक दिया विद द वेलोसिटी v टू एंटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ही देखो कि जब ये एंटर करेगा तो स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज से अपोजिट। नथिंग इज रिटन, तो ये हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब है जैसे एंटर करेगा फट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स गेन करेगा, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स गेन करेगा तो धीरे धीरे अप प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट होगा। तो कैसा दिखेगा, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अभी क्या होगा थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकेगा तो ये खिसकते हुए इस तरीके से टकरा भी सकता है और बिना टकराए ऐसे निकल के जा भी सकता है। अब ये जो नया ट्रैक है दिस इज ओइंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस ट्रैक के लिए हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ पैराबोलिक प्रोफाइल। कैसे प्रूव करेंगे, आप ऐसे कीजिए, चार्ज जहां एंट्री किया है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पॉइंट आप लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो लाइन है उसको एज अ वाई एक्सिस कहिए एंड जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है इसको आप एक्स एक्सिस कहिए। अब किसी इंस्टेंट पर जब आप चेक करेंगे तो से द चार्ज पार्टिकल इज हियर, तो इसका कोऑर्डिनेट है x, y, t, यानी आफ्टर टाइम t it is covering a distance x in the electric field and shifted by y amount। तो यहां से परपेंडिकुलर लेंगे तो this will be the x coordinate and this will be the y coordinate। ये जो y coordinate है इसी को शिफ्टिंग कह रहे हैं। अगर हम y और x को रिलेट कर लेते एज द y इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर तो हम कह सकते पाथ इज पैराबोलिक। तो यहाँ ये डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो हम डेरिवेशन आपको दे रहे हैं कि एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंटरिंग चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेविएट हुआ है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड साइड और अगेंस्ट। पॉजिटिव है तो टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड साइड होगा, नेगेटिव है तो डाउन साइड होगा। अब अगर हम किसी पॉइंट पर हाथ रख रहे हैं तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है बिल्कुल क्लास 11 की तरह, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जरा डेटा कलेक्ट कीजिए। तो जब आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो एक्स एक्सिस का डेटा है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर्ड एक्स एक्सिस है, थ्रू वेलोसिटी भी है, इन द टाइम टी है और एक्स एक्सिस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी जो दे दी उसी वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा था।
इस लाइन पर कोई फोर्स, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यानी एक्स एक्सिस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं है। जबकि वाई पर जाएंगे तो जब एंट्री किया तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई नहीं था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 था, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचा है इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, फोर्स ने एक्सीलरेट किया। कितना? एक्सीलरेशन अलोंग वाई, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। और आपको पता है फोर्स हो जाएगा QE, चार्ज Q एंटरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स QE, यानी इस लाइन पर चार्ज QE अमाउंट का फोर्स गेन कर रहा है, Q अमाउंट का फोर्स गेन कर देगा, और ये M इतना एक्सीलरेशन है। तो वो y कोऑर्डिनेट शो कर रहा है आफ्टर अ टाइम t। आप इसके लिए लगा दीजिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसके लिए लगा दीजिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ लगा रहे हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ लगा रहे हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह हो जाएगा, s की जगह हो जाएगा x, u की जगह हो जाएगा एंटरिंग वेलोसिटी, t की जगह t हो जाएगा। एक्सीलरेशन अलोंग x होता ही नहीं है। जब y एक्सिस पे लगाएंगे तो s की जगह हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, ये हो जाएगा y, u की जगह हो जाएगा इनिशियल एंटरिंग वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नहीं है, और a की जगह हो जाएगा QE बाई m, और t जिस टाइम पर एंट्री किया है। ये x एक्सिस वाला आपको दे देगा x इज इक्वल टू VT, ये वाला टर्म 0 हुआ, x इक्वल टू VT, और ये वाला आपको दे देगा y इज इक्वल टू हाफ, a की जगह है QE बाई m, ये हो जाएगा t स्क्वायर। यानी आपको मिल गया x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t। क्लास 11 में भी ऐसे ही मिला था। आप क्या कीजिए, टाइम एलिमिनेट कर दीजिए और x और y में रिलेशन पा जाइए, तो दिस इज कॉल्ड पाथ फॉलोड बाय चार्ज। आप क्या कीजिए, x एक्सिस वाले डेटा से t निकालिए और y एक्सिस वाले डेटा में पुट कर दीजिए। अगर पुट करेंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ से t हो जाएगा x बाई v, उठा के यहाँ रख दीजिए। मीन्स y वाले में जो आया है वो है हाफ QE बाई m, और t की जगह आप यहां से रख रहे हैं तो x बाई v, दैट इज x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। देखिए y इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। आ गया पाथ इज पैराबोलिक, यानी जब एक चार्ज q आप मास m v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाता है थ्रू अ अमाउंट y। दिस अमाउंट y इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, न्यूमेरिकल में लेटरल बोलेंगे। लेटरल इसलिए क्योंकि इस लाइन पे रहा था और फोर्स इस लाइन पे लग गया, तो अपनी इनिशियल लाइन से थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो गया, साइड शिफ्टिंग को लेटरल बोल रहे हैं। और यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, so this is parabolic, path is parabolic। ये आ गया path is parabolic, path is parabolic। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसा आता होगा ये देख लेते हैं। ये रिलेशन तो आ गया, चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी खुल जाएगा। क्या यहाँ आप लिख चुके हैं v बाई डी से, यानी याद कर लीजिए, आप ये याद कर लीजिए y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर याद कर लीजिए, और a होता है फोर्स अपॉन मास और फोर्स होता है यहाँ QE। तो इसका मतलब याद हो गया। जो ये अगर ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में a खुल गया QE बाई m से और t खुल गया x बाई v से, तो ये याद हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो इसकी 3 फॉर्मेट देख लीजिए। ये वेलोसिटी के टर्म में है, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिखा जाएगा और ये मोमेंटम के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। फिलहाल अगर ये कह दे कि प्रूव कीजिए कि एंटरिंग चार्ज इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड फॉलोइंग अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, आपको ये दोनों स्टेप्स शो करने होंगे और फाइनली आपको ये इक्वेशन निकालना होगा। तो चलिए जरा हम इस इक्वेशन को 3 फॉर्मेट में लिख के देखते हैं। एक फॉर्मेट है वेलोसिटी के साथ रिलेशन, एक फॉर्मेट है
काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, एक फॉर्मेट है मोमेंटम के साथ। तो ये जो फॉर्मेट है ये वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। इसका मतलब है जो लेटरल शिफ्ट y है ये हाफ QE बाई m x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये वेलोसिटी फॉर्मेट है। अब आप काइनेटिक एनर्जी लाना चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यहां से mv स्क्वायर निकालिए तो mv स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस EK। और ध्यान से देखिए तो ये mv स्क्वायर, ये mv स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा ट्वाइस EK से। मीन्स जो y है ये हो जाएगा हाफ QE x स्क्वायर अपॉन ट्वाइस EK। मीन्स E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, EK फॉर काइनेटिक एनर्जी है। मीन्स अगर EK काइनेटिक एनर्जी से चार्ज एंटर कर गया है इन अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा अलोंग द y एक्सिस वो y होगा। अब EK को आपको पता है, याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन सोच के देख लीजिए आप। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है EK इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m होता है। तो P स्क्वायर बाई 2m, यानी कि इस EK को ओपन कर दीजिए मोमेंटम के टर्म में, ये हो जाएगा, क्या गलती किए? नहीं, ठीक है, ये हाफ था और ये ट्वाइस EK, ये हमें लगा ये 2 बार लिख दिए, ठीक लिखे है 1/2 ये वाला और mv स्क्वायर इज द ट्वाइस EK, ठीक है। 1/2 QE x स्क्वायर अपॉन 2 EK हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन, तो ऊपर हो जाएगा ट्वाइस m, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। जो शिफ्टिंग है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हो गया QE m x स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब यही पूछता है कि हायर काइनेटिक एनर्जी के लिए y क्या होगा? ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली जो लेटरल शिफ्ट है y वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EK है, यानी जितनी हाई काइनेटिक एनर्जी से फेंकेंगे उतना y कम होगा, यानी कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके पार्टिकल जाएगा उसकी बेंडिंग उतनी कम होगी। अरे सीधी सी बात है, इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करती और उसको बेंड कर पाती तब तक वो वहां से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EK, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। तो इस पे इन्हीं पर न्यूमेरिकल मिलता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, मोमेंटम दे देगा तो ये वाला, वेलोसिटी दे देगा तो ये वाला, ठीक है। आइए यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि अगर किसी चार्ज को हम स्पेस में फ्री छोड़ दें तो ये अपने मास की वजह से जो वेट है mg नीचे गिरेगा, लेकिन उसी समय अगर उस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते तो इलेक्ट्रिकल फोर्स QE क्रिएट हो जाता, और अगर ये QE वेट mg को मैनेज कर लेता तो चार्ज सस्पेंड हो जाता। तो मिल्कन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज को हवा में लटका दिया। कैसे? अपने वेट की वजह से नीचे गिरने की टेंडेंसी रखता है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप प्रेस करा देंगे तो पासिव चार्ज एक अप इलेक्ट्रिकल फोर्स गेन कर लेगा। ये अप इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर वेट mg को काउंटर बैलेंस कर ले तो चार्ज हैंग हो जाएगा। ऐसा करते ही हम लिख पाएंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू वेट, और यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स QE वेट mg, यानी QE इज इक्वल टू mg। तो जरा इसको डायग्राम में देखें, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हेलो, अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि दिस इज द चार्ज बॉडी, से दिस इज कंटेनिंग द चार्ज ट्यूब कंटेनिंग द मास m, छोड़ दीजिए, ये अपने वेट की वजह से गिरने लगेगा। उसी समय अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्रिएट कर देते अप साइड तो इसके ऊपर एक अप साइड इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट हो जाता QE, और इतनी वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है
कि इलेक्ट्रिकल फोर्स QE इज नाउ एबल टू मैनेज द वेट mg। तो इक्विलिब्रियम का स्टेट पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम का स्टेट मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल या आप वेट कहते हैं। इससे मिलकर ने चार्ज की वैल्यू निकाली कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा एंड अल्फा पर कितना चार्ज होगा। मींस वो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग कर देते थे। कैसे? एक इलेक्ट्रिकल फोर्स वो डेवलप करते थे। उस इलेक्ट्रिकल फोर्स के डेवलप करने की वजह से तो यहाँ हमारे पास Q इज इक्वल टू mg में मिलकर ने ये कहा कि आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड कर सकते हैं। अगर सस्पेंड कर देते तो Q इज इक्वल टू mg हो जाता। m आप क्लास 11 से मेजर करना जानते हैं, d भी आप क्लास 11 से जानते हैं, या 9.8 होता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है v वोल्टेज d सेपरेशन पर हो तो E इक्वल टू v बाई डी। Q की वैल्यू आप निकालेंगे। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू निकाली जाती है। अब इसमें जो भी अननोन होगा वो आप निकालेंगे थ्रू Q इज इक्वल टू mg। आ जाइए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या है? नाम से ही क्लियर है, ऐसी सरफेसेस जिनका पोटेंशियल कांस्टेंट होता हो उनको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस की जरूरत पड़ रही है? आपको पता है कि अगर V कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और अगर आप चार्ज Q को पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में मूव कराना चाहते हैं, हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस del V, तो वर्क डन टू मूव द चार्ज बिटवीन A एंड B इज द कितना चार्ज वैल्यू है इनटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वर्क डन इज द Q del V, where Q is the charge which is to be moved and del V is the under potential difference। यानी चार्ज Q को अगर del V पोटेंशियल डिफरेंस पर हम मूव कराना चाहते थे तो वर्क का अमाउंट हो जाएगा Q इंटू del V। लेकिन अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा, तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। इसका मतलब वर्क डन जीरो होगा। यानी बिना वर्क किए अगर हम चार्ज को मूव कराना चाहते हैं तो इस केस में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को सर्च करना होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सर्च हो गई तो उस पर किसी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं वर्क करना चाहते? तो एक तो पहली बात, हम लोग कामचोर हैं। कामचोर इन द सेंस हम लोगों ने मशीन बनाई और अपना सारा काम उसके ऊपर लाद दिया। अपने दिन भर खा के पसरे रहते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन अगर बाइक या स्कूटी में 1 लीटर तेल डाला है, गोल घर तक जाना पड़ा और अगर बाइक बंद हो गई तो उसको लेटा लेटा के झुका झुका के देखते हैं दाहिने पाए करके कि फिर अभी तो 1 लीटर तेल डलवाए थे या 20 रुपए का तेल डलवाए थे, कहाँ गया। तो मतलब हम मशीनों की इफिशियंसी डिफाइन करते हैं, मशीनों का मैकेनिकल एडवांटेज डिफाइन करते हैं और अपना मैकेनिकल एडवांटेज, अपनी इफिशियंसी जीरो रखते हैं। चलिए फिलहाल ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बिना वर्क किए चार्ज को मूव कराना पड़े तो हम चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव कराएंगे। अब क्वेश्चन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है कहाँ और कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये बात तो पता चल गई कि इक्विपोटेंशियल पर अगर 2 पॉइंट होंगे तो उनके बीच पोटेंशियल वेरिएशन जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल वेरिएशन जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। चलिए हम इक्विपोटेंशियल आपको ढूंढ के दिखाते हैं। सबसे पहला इक्विपोटेंशियल पॉइंट चार्ज का ढूंढा गया। पॉइंट चार्ज के बारे में अगर आपको पता है तो आप ऐसे सोचिए कि अगर एक चार्ज Q है तो इससे r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल लिखेंगे वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये इसमें Q कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R चेंज होगा, यानी हम पास आएंगे दूर जाएंगे, अकॉर्डिंगली R घटेगा बढ़ेगा तो V घटेगा बढ़ेगा। इसका मतलब अगर R को ही फिक्स कर दे तो V कांस्टेंट हो जाएगा।
यानी चार्ज को सेंटर लेके स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करें तो दिस स्फीयर इज द इक्वी पोटेंशियल। क्यों? यहां रहेंगे तो भी चार्ज से डिस्टेंस आर है, यहां रहेंगे तो भी चार्ज से डिस्टेंस आर है, यहां रहेंगे तो भी चार्ज से डिस्टेंस आर है। इसका मतलब है कि हम इस सरफेस पर कहीं भी हाथ रखेंगे चार्ज क्यू से उसी सेम सेपरेशन पर मेंटेन होंगे, सेम पोटेंशियल होगा। अगर इसका नाम ए रख देते पोटेंशियल वीए होता, इसका नाम बी रख देते इसका पोटेंशियल वीबी होता, इसका नाम सी रख देते इसका पोटेंशियल वीसी होता। तो जितना वी होगा उतना ही वीबी होगा, उतना ही वीसी होगा। क्लियर है? हेलो यस सर। हेलो। अच्छा यस सर। क्लियर है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता एक चार्ज को ए से चलाकर बी पर लाइए तो आप क्या कहते? वीबी माइनस वीए दैट इज जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। मैं कहता ए से सी पर चलकर आइए तो ए पर पोटेंशियल और सी पर पोटेंशियल कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसे नहीं चल के हम नहीं कर रहे चाहिए, ये तो इक्विपोटेंशियल है। हम ए से सी पर आने के लिए कह रहे हैं और इस प्रोसेस में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ए टू सी पर आने का मतलब सी के पोटेंशियल में से ए का पोटेंशियल माइनस करना है, दोनों तो बराबर वैल्यू के हैं। इसका मतलब है हम ए टू बी मूव करें या हम ए टू सी मूव करें या हम बी टू सी मूव करें, तभी हर बार क्या होगा? हर बार पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी रेडियस का अगर एक स्फीयर खींचा जाए, पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी रेडियस का एक स्फीयर खींचा जाए तो दैट स्फीयर इज अ इक्विपोटेंशियल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां से यहां आइए तो इक्विपोटेंशियल होगा, ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल है और इस इक्विपोटेंशियल से इस इक्विपोटेंशियल पर आएंगे तो चार्ज से सेपरेशन चेंज हो जाएगा। एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। एक इक्विपोटेंशियल पर कहीं चलेंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा, दूसरे पर चलेंगे तो जीरो होगा, पहले से दूसरे पर, दूसरे से पहले पर, तब तुरंत पोटेंशियल जीरो होगा। तो कंक्लूजन ये है पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल होता है। आ जाइए दूसरे कंक्लूजन पर। पहली प्रॉपर्टी में आपको ये मिला कि वर्क डन टू मूव ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम कैलकुलेट करें तो जीरो आएगा। दूसरा हमने कहा कि अगर पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल देखते हैं तो वो एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर पर कहीं भी हम चलकर जाएंगे तो दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल वेरिएशन नहीं होगा, पोटेंशियल वेरिएशन ना होने की वजह से वर्क डन भी नहीं होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल है तो इस केस में हम अगर चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक लाइन खींचे तो या तो रेडियल इनवर्ड आएगी या रेडियल आउटवर्ड आएगी। अगर पॉजिटिव है तो रेडियल आउटवर्ड लाइन आएगी। मीन्स ऑल दीज लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। रहना तो यही लाइन है, एरो या तो इन हो जाएगा या तो एरो आउट हो जाएगा। अब खास बात यह है कि क्या ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है ये इक्विपोटेंशियल पर परपेंडिकुलर है? यानी तीसरी प्रॉपर्टी, जब इक्विपोटेंशियल मिल जाता है तो इक्विपोटेंशियल पर खींचे गए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? जब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल आउटवर्ड होगा या रेडियल इनवर्ड होगा, और वर्ड रेडियल अगर यूज कर लिए तो मतलब क्या? मतलब स्फीयर पर या सर्कल पर परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि पॉइंट चार्ज का अगर इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल हो जाएगी। रेडियल लाइन स्फेरिकल सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो कंक्लूजन बन रहा है कि इक्विपोटेंशियल पर खींचे गए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब हम चार्ज से बहुत दूर आ जाएंगे पॉइंट चार्ज से तो उस केस में स्फीयर काफी बड़ा हो जाएगा। अगर स्फीयर बड़ा हो जाएगा तो हम पूरा स्फीयर ना खींच के अब पार्ट ऑफ स्फीयर खींचा है तो पार्ट ऑफ स्फीयर तो प्लेन होगा ना। प्लेन का मतलब इतना बड़ा स्फीयर हो जाएगा कि जब उसका छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे तो वो टुकड़ा तो एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जब हम चार्ज से वेरी फार अवे होते हैं तो इक्विपोटेंशियल्स प्लेनर हो जाते हैं। और आपने अभी देखा कि
इक्विपोटेंशियल पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या मतलब है? मतलब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जब चार्ज से बहुत दूर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है। और यहाँ भी ये इक्विपोटेंशियल है और ये इलेक्ट्रिक लाइन है, चेक कर लीजिए एंगल 90 है कि नहीं है। इसका मतलब है आपके पास दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, तो इस पर परपेंडिकुलर, 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 इनको जोड़ लीजिए, देख रहे हैं कर्व्ड हो गया ये कर्व। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल कर्व्ड होते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए हमने इनको स्फेरिकल या सर्कुलर दिखाया, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एक पर खींचेंगे तो वो सब पर होगा क्योंकि पैरेलल है। तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा। मतलब आपने दो इक्विपोटेंशियल जाना, एक स्फेरिकल, एक प्लेनर और एक कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर स्फीयर में ही कवर होते हैं, ठीक है। तीसरा भी हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल है। अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, मतलब हमारे पास एक वायर है जिस पर हमने ढेर सारे चार्ज रख रखे हैं, तो इस वायर पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर किसी भी एक रेडियस का सिलेंडर कंसीडर कीजिए, तो यानी वायर एज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस और वायर एज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस सोच करके किसी भी रेडियस का एक सिलेंडर खींचिए तो आपको ये सिलेंडर दिखेगा ऐसे। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर मूव करेंगे, तो सिलेंड्रिकल सरफेस पर मूव करेंगे तो हम वायर से हमारी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और वायर से अगर हमारी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो पॉइंट चार्ज स्फीयर होता है, लाइन चार्ज जैसे बिजली का तार है, ठीक है, तो उसका जो इक्विपोटेंशियल है वो सिलेंड्रिकल होगा। कोई और सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, ये देखिए हमने एक दूसरा सिलेंडर कंसीडर किया, ठीक है, दस ये भी इक्वी पोटेंशियल, दूसरा इक्वी पोटेंशियल हो गया। और दूर और दूर और दूर, तो फिर तो यही मिलेगा, क्योंकि जब हम इस वायर से काफी दूर निकल जाएंगे तो उस केस में जब हम इक्वी पोटेंशियल खींचेंगे तो इतना बड़ा सिलेंडर बनेगा कि हम उतने बड़े सिलेंडर को ना खींच करके पार्ट ऑफ सिलेंडर खींचेंगे। जब बहुत बड़ा सिलेंडर होगा तो पार्ट ऑफ सिलेंडर आपको एक प्लेन के फॉर्म में दिखेगा, तो ये प्लेन जो होगा ये इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, और इस पर खींची गई ये जो लाइंस है, ये लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस हो जाएंगी। यानी कि चार्ज के नियर जो है वो इक्विपोटेंशियल या तो स्फेरिकल होता है या सिलेंड्रिकल होता है, जबकि हम जब चार्ज से दूर हो जाते हैं, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो चाहे वो लाइन चार्ज हो, इक्विपोटेंशियल प्लेनर हो जाते हैं और उन पे खींचे गए नॉर्मल उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इससे एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं आपको 2020-21 बोर्ड के लिए। ये इक्विपोटेंशियल मैंने डिफाइन किया, क्यों है इक्विपोटेंशियल, क्यों चाहिए, इक्विपोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल कैसे सर्च करते हैं। और आपसे अगर चार प्रॉपर्टी पूछ ले तो आपको प्रिंटेड मिला है, देख लीजिएगा चार प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता चार्ज को मूव कराने में। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर अगर हम परपेंडिकुलर सरफेसेस ड्रा करें, परपेंडिकुलर पॉइंट को कवर करते हुए सरफेसेस को खींचें, तो दे विल बी द इक्विपोटेंशियल। पांचवी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल को क्लोज बनाते हैं टू रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्विपोटेंशियल के बीच गैप बढ़ा देते हैं टू रिप्रेजेंट द वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं कहता किसी चार्ज बॉडी का ये इक्विपोटेंशियल है, ये ऐसे, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल आर क्लोजर, तो हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ इक्विपोटेंशियल के बीच हमने गैप बढ़ा दिया है। तो इक्विपोटेंशियल के बीच अगर गैप घट बढ़ रहा है तो उससे हमें पता चल जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां इक्विपोटेंशियल क्लोज खींचे जाएंगे वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर बोलेंगे, और जहां दूर खींचे जाएंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक बोलेंगे। ये टाइम आउट दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर में कट जाएगा। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में एंटर नहीं करेंगे, अगर ये कट जाएगा तो सेशन एंड हो जाएगा, कल हम फिर स्टार्ट करेंगे।
तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जब तक ये कट नहीं जाता, ठीक है। मतलब नेक्स्ट हम लॉग इन नहीं करेंगे, नेट की प्रॉब्लम है, वो धीरे चल रहा है थोड़ा। तो यहाँ हमारे पास इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी तो पता चल गई। हम अब आपको एक न्यूमेरिकल दिखाना चाह रहे हैं जो बहुत फेमस है और इतनी ज्यादा बार आया है कि हम बता ही नहीं सकते कि कितनी बार आया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है कि हमें इस तरीके से, जैसे एक्स और वाई एक्सिस देते थे, वैसे इन्होंने इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस की तरह खींच दिया और कहा कि डी पोटेंशियल, कुछ लाइनें खींच रखी थी इन्होंने और इसको इन्होंने इक्विपोटेंशियल नाम दे रखा था। थोड़ा दूर दूर ताकि हम आपको दिखा सकें। ऐसे लाइन खींची थी और कहा था कि दीज आर द इक्विपोटेंशियल, और इन पर वैल्यू लिखी थी 10, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट। ये लिखा था यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा था। ये बस इतना ही दिया था और ये दिया था कि ये एंगल जो है वो सम 30 डिग्री का है। हो सकता है डेटा बदल गया हो, बट कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ पैरेलल लाइंस खींची गई थी, उन पर 20, 40, 60, 80 वोल्टेज ऐसे लिख दी गई थी, बीच में ये 10, 20, 30 सेंटीमीटर से दिया गया था 30 डिग्री। कहा था इसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन बताएं। अब आप ही सोचिए, a line perpendicular to all of the equipotential will be the electric line। ये देखिए हमने एक लाइन खींची, ये लाइन कहीं भी खींच सकते थे, ये लाइन इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमने ये लाइन जनरेट की तो दिस इज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये लाइन है तो एरो भी तो होना चाहिए इस पे, तब ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलेंगे। तो एरो कैसे डिसाइड करें कि एरो इधर देंगे कि एरो इधर देंगे? देखिए ये 20, 40, 60, 80 पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ना मतलब पॉजिटिव, और अगर ऐसे चलेंगे तो पोटेंशियल घट के निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? +2 माइनस, यानी हायर पोटेंशियल मतलब होता है पॉजिटिव जोन, और लोअर पोटेंशियल मतलब मैं लिखूं -40 और -80। क्या कोई बता पाएगा किसको पॉजिटिव पोटेंशियल बोलेंगे, किसको नेगेटिव पोटेंशियल? ये नहीं मतलब है कि बोथ आर नेगेटिव तो नेगेटिव पोटेंशियल हुए, मतलब हायर वैल्यू, जो हायर वैल्यू का -40 पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये देखिए -80 में +40 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, यानी दिस इज +40 ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। -80 में +40 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब है ये इससे ग्रेटर वैल्यू का ये है, यानी कि ये हो जाएगा ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव, लेसर वैल्यू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है +2 माइनस। क्योंकि ये माइनस एक्चुअली में सिंबॉलिक है, ये माइनस मैथमेटिकल माइनस नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ हम कह रहे हैं कि इधर पोटेंशियल बढ़ा है तो पॉजिटिव होगा, इधर पोटेंशियल घटा है तो नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है +2 माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो जनरेट हो गया। इसको और ढेर सारा खींचते 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 एक खींच लीजिए ये वाला, क्यों हम क्लियर कर दे रहे हैं। अगर ये वाला खींचेंगे तो देखिए ट्रायंगल बन गया, ये दिखा, ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। ये देखिए में ये 90 है, क्यों? इक्विपोटेंशियल्स और इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल होती हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये 40 और 30 यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर ये, और एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल पर आएंगे तो 80 और 60 का डिफरेंस हो जाएगा 20 वोल्ट। अब जरा इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस देखिए, ये वाली, क्यों ये वाली? एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल में बहुत सारे गैप्स हो सकते हैं, आपको कैलकुलेशन में कौन वाला गैप लेना है? ऑब्वियसली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आपको ये 10 सेंटीमीटर दिया है, और आपको अगर E = ΔV/ΔR लगाना है
पोटेंशियल वेरिएशन अपॉन डिस्टेंस वेरिएशन। तो पोटेंशियल वेरिएशन, इन दोनों का पोटेंशियल वेरिएशन हो जाएगा 20 वोल्ट का। और डेल आर, क्या ये डेल आर है? आंसर है नो, ये 10 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट द डेल आर। हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक लाइन वाली लाइन है इस पर चलेंगे तो ये मिलेगा एज अ डेल आर। तो ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? अगर इसको डेल आर मान लें, मतलब एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल के बीच आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढनी होती है। अगर वो ढूंढ लेते तो वो डेल आर हो जाता, और इन दो इक्विपोटेंशियल के बीच का सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकाल लेना रहता है, वो है 20 वोल्ट। अगर यहाँ रख देते तो आंसर पा जाते। यहाँ लगा दीजिए, तो अगर ये 30 डिग्री है, क्या ये है 30, ये भी 30 हो गया। अगर ये 30 है तो लगा दीजिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा डेल, नहीं ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर नहीं पता, अपॉन हाइपोटेनस इज द पॉइंट 1 इधर फेंक दीजिए, और साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू डेल आर। ये डेल आर निकल गया इन एम्पियर, और डेल वी आपको पता ही है, डेल वी आपको पता है 20 वोल्ट। तो क्या यहाँ से ई नहीं पता चल जाएगा? डेल वी बाई डेल आर, डेल वी इज द 20 एंड डेल आर इज द 0.05, 0.05। इसको हटाएंगे हो जाएगा दिस एंड दिस, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 जा 400 वोल्ट पर मीटर। मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस जोन, जहां के ये इक्विपोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर लीजिए, अगर ये एंगल निकाल पाए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या निकल नहीं जाएगा? ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60, और ये इतना 180 है। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको एंगल भी मिल जाएगा। आप आंसर में लिखेंगे कि एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पर इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं जिनकी इंटेंसिटी की वैल्यू है 400 वोल्ट पर मीटर। जो शीट आपको मिली है उसमें कम से कम 2 और अधिकतम 4 प्रॉब्लम